नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है वो हमारी अभी चल रही है। पिछला लेसन मित्रों हमने कंप्लीट किया था केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, जिसमें हमने मंत्रियों के बारे में जाना, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनका उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने जानी, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंसेस के बारे में जाने, आंतरिक और किचन कैबिनेट जो होती है उसके बारे में हमने डिटेल से उसमें चर्चा करी थी। आज जो चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स वो करेंगे लेसन नंबर 21 हमारा एम लक्ष्मीकांत की बुक का, वो है मंत्रिमंडलीय समितियाँ यानी कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कैबिनेट कमेटी कौन सी, यानी कैबिनेट जो केंद्र में जो कैबिनेट होती है, ठीक है। कैबिनेट के बारे में मैंने पिछले लेसन में डिटेल से चर्चा कर ली है। जिन्होंने भी वो लेसन नहीं देखा जरूर से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो कैबिनेट होती है ना, उन कैबिनेट से संबंधित कौन कौन सी कमेटीज होती है, उन कमेटीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करें उससे पहले मित्रों, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है ना उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की जो बुक है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे स्टेट पीएससी की बात कर लें या यूपीएससी या अन्य वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें हम इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखो मंत्रिमंडलीय समितियाँ क्या होती है, केंद्र में जो कैबिनेट होती है ना, सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है। तो वो सेंट्रल कैबिनेट जो होती है उस कैबिनेट से संबंधित जो भी समितियाँ होगी उसको हम कैबिनेट कमेटीज़ कहते हैं। तो क्या क्या देखो इसमें बात कही जाती है। पहला कहता है विशेषताओं की चर्चा करते हैं, और इसमें देखो क्या कहता है, इसमें कही जाती है बात कि अपने प्रादुर्भाव में क्या यहाँ पे बात कही जाती है मित्रों, ये कमेटियाँ जो होती है अपने प्रादुर्भाव यानी अपने उद्भव में ये समितियाँ गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिकतर है, अर्थात संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 3 शब्द आते हैं पॉलिटी में, कहीं भी आप देखेगा, और आशा करता हूँ कि आपको उनमें कन्फ्यूजन भी होगा। क्योंकि देखो 3 शब्द आते हैं, एक होता है गैर संवैधानिक, ठीक है, एक आता है संवैधानिक शब्द, और एक आता है मित्रों सांविधिक शब्द। कौन सा? सांविधिक शब्द। देखिए कहीं भी आपको संवैधानिक शब्द मिल जाए ना, कहाँ कौन सा? संवैधानिक शब्द। तो संवैधानिक का मतलब है कि जिस भी संस्था के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो उसका मतलब उस व्यक्ति का या उस संस्था का संविधान में उल्लेख है। यानी जिसके भी आगे संवैधानिक लग जाए इसका मतलब उसका संविधान में उल्लेख है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी के आगे गैर संवैधानिक लग जाए इसका मतलब उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, यदि किसी के आगे संवैधानेतर शब्द लग जाए मतलब ना तो उसका संविधान में उल्लेख है, ठीक है, और ना ही किसी कानून के माध्यम से हमने उसको बनाया है, उसको कहते हैं संवैधानेतर। और एक शब्द और आता है एक और आता है सांविधिक। सांविधिक, विधिक का मतलब होता है मित्रों कानून, और कानून के माध्यम से अगर किसी संस्था का निर्माण हमने किया है तो उसको हम कहते हैं सांविधिक। यानी संवैधानिक जिसका हमने संविधान में प्रावधान किया, गैर संवैधानिक जिसका संविधान में प्रावधान नहीं है, सांविधिक जिसका कि हमने कानून के माध्यम से उसको बनाया है, और संवैधानेतर ना तो संविधान में कानून यानी ना तो संविधान में हमने प्रावधान उसका किया है और ना ही किसी कानून के माध्यम से हमने उसको बनाया है। तो आशा करता हूँ कि तीनों चारों शब्द जो है मैंने आपको समझाया है, आपको अच्छी प्रकार समझाया है। और वही बात यहाँ पे कहते हैं कि जो कैबिनेट जो कमेटी होती है उसका ना तो हमने किसी संविधान में उल्लेख किया है, ना ही हमने इनको किसी कानून के माध्यम से बनाया है, इसलिए हम इसको गैर संवैधानिक और संवैधानेतर कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, पहली बात हमने चर्चा करी। दूसरी बात के बारे में कहता है कि ये समितियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी और एक होती है तदर्थ। यानी एक तो होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। देखो दोनों में क्या डिफरेंस बता रहा है। स्थायी समितियाँ वे होती है, यानी स्थायी समितियाँ स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। यानी स्थायी समिति नाम से पता लग रहा है, स्थायी यानी परमानेंट समिति हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे। तदर्थ समिति टेम्परेरी समिति है, अस्थायी समिति है,
यदि किसी समय हमें कोई किसी काम के लिए, किसी भी मामले को सुलझाने के लिए, किसी भी कोई विधेयक पर चर्चा करने के लिए हमें कोई समिति की जरूरत पड़ रही है और उस समय हम समिति का गठन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम तदर्थ समिति, यानी अस्थायी प्रकृति की है। जब उसका यूज हम कर लेंगे, उसका यूज जिस काम के लिए हमने उसको बनाया है वो काम हमारा पूरा हो जाएगा, उस समिति को हम विघटित कर देंगे। इसी कारण हम उसको क्या कह रहे हैं, तदर्थ समिति, यानी अस्थायी टेम्परेरी समिति हम उस कारण इसको कह रहे हैं। ठीक है, तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं और प्रयोजन पूरा होते ही हम उसको विघटित कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये दोनों बातें आपको समझ आई है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट बात कही जाती है कि ये समितियाँ, मित्रों बात कही जाती है कि ये समितियाँ जो है, ये समितियाँ प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता, यानी समय की अनिवार्यता और परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है। इसलिए इनकी संज्ञा और गठन समय के साथ बदलता रहता है। यानी ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है, आवश्यकता जब पड़ती है समितियों की, तो आपको पता है कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता हमारे पीएम के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इन समितियों की जो आवश्यकता हम करते हैं समय की अनिवार्यता, यानी अगर हमें ज़रूरत है तो हम समितियों का गठन कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी यानी उनमें सदस्यों की संख्या, साथ ही कमेटियाँ कितनी होगी, उनका काम क्या होगा, कितने समय के लिए गठित जाती है, उनका समय बदलता रहता है बार बार। क्लियर। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें तो मित्रों, नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात कही जाती है कि इनकी संख्या, इनकी सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या 3 से लेकर के 8 तक होती है। यानी एक कमेटी में मिनिमम 3 सदस्य लेकर के अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। यानी कैबिनेट कमेटी जो होती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, जनरली देखा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर उसमें शामिल होते हैं, लेकिन सामान्य जो मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो भी उस कमेटी के अंदर शामिल हो सकते हैं। यानी हमने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि कोई अन्य मंत्री उसमें शामिल नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री जो होगा उसमें शामिल हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो कहता है कि इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि कोई, मान लीजिए किसी विशेष मामले के लिए कोई, मान लो जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की हम बात करें, या राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है और राजनीतिक मामलों पर विचार करना है, तो जरूरी नहीं कि उस समिति में उसी मामले से संबंधित मंत्री ही शामिल होगा। अन्य मंत्री भी, जो वरिष्ठ मंत्री है, जिसको ज़्यादा अनुभव है सरकार का, सदन में किसी प्रकार के काम का, राजनीतिक मामलों का, तो वो सदस्य भी उस कमेटी के अंदर शामिल हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट की चर्चा करें तो कहता है कि समितियों के प्रमुख प्राय पीएम होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में पीएम सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी कमेटी के अंदर अगर मान लीजिए पीएम को सदस्य बनाया जा रहा है तो जनरली सीधी सी बात है, ऑब्वियसली उसका जो अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, वो पीएम ही करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राय देखा जाता है कि पीएम ही अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कई कमेटियाँ होती है जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, अन्य कमेटियाँ, उनकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ही करते हैं। क्लियर है। तो ये हमने विशेषताओं की चर्चा करी। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट विशेषता के बारे में। कहता है कि समितियाँ न सिर्फ मुद्दों काल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव कर बनाती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। हालांकि मंत्रिमंडल अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। यानी कह रहा है कि ना केवल जो कैबिनेट कमेटी जो होती है वो ना केवल किसी प्रकार का जो इशू है उसका सॉल्यूशन निकालेगी, बल्कि विचार के लिए उस पर प्रस्ताव भी बनाती है, निर्णय भी लेगी और कैबिनेट के द्वारा निर्णय उसकी समस्या, यानी कैबिनेट जो होगी वो उसकी निर्णय की समस्या भी फिर कर सकता है। क्लियर। तो ये मित्रों एक विशेषताओं की हमने चर्चा करी कि कैबिनेट कमेटी जो होती है उनकी विशेषताओं के बारे में, मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं क्या क्या होती है। अब चर्चा कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची के बारे में। ठीक है, यानी वैसे तो बहुत सी समितियां होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट समितियों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि वर्तमान में 8 कैबिनेट कमेटियां कार्यरत हैं। कौन कौन सी देखो, पहली है राजनीतिक मामलों की, दूसरी है इकोनॉमिक मामलों की, तीसरी है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, चौथी है सुरक्षा संबंधी, पांचवी है पार्लियामेंट मामलों की, ठीक है, छठी है हाउसिंग यानी आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति, 7 है इन्वेस्टमेंट या वृद्धि पर मंत्रिमंडल समिति, और 8वीं है रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति। ठीक है,
तो वर्तमान में मुख्य समितियों की चर्चा करें तो वर्तमान में ये 8 समितियां मित्रों बनाई हुई है। मंत्रिमंडलीय समितियों के कामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कहता है कि बात की जाती है कि राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की हम बात करें तो वो राजनीतिक परिस्थितियों से या राजनीतिक मामले जितने भी होंगे उन सभी मामलों को देखने का काम हमारी राजनीतिक मामलों की समिति करेगी। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है, साथ ही उनमें समझ में भी स्थापित करती है। और इम्पोर्टेंट बात की अगर आपको बताऊं तो जो हमारे एमएसपी की जो घोषणा की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी घोषणा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की समिति ही करती है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एमएसपी की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, एमएसपी की घोषणा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे चर्चा करें तीसरी काम की तो कहता है कि नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यम, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में सभी हाई पोस्ट पर, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। और संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका और कामों को देखती है। यानी सरकार की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट से मिलकर के कैबिनेट कमेटियां बना लेते हैं और विभिन्न प्रकार की समितियां होती है। संसदीय मामले हो गए, नियुक्तियां या आर्थिक मामले, विभिन्न प्रकार की समितियां, उनकी सरकार की भूमिका उनमें, यानी उन समितियों की भूमिका अलग अलग कामों की, अलग अलग कमेटियों की अलग अलग भूमिका, अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, इसकी हमने चर्चा करी। तो आगे कहते हैं कि उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता पीएम करते हैं अथवा अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। यानी ये कह रहा है कि संसदीय मामलों की समिति जो होगी उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। सभी मंत्रिमंडलीय समितियों में सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यानी ये कह रहा है कि जितनी भी कैबिनेट कमेटीज है उनमें सबसे पावरफुल जो कमेटी हम मानते हैं उसको, वो है राजनीतिक मामलों की समिति। कौन सी? वो समिति है राजनीतिक मामलों की, क्योंकि आपको पता है राजनीति ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कौन, यानी कौन से व्यक्ति को कौन सा पद देना है, या जितने भी राजनीति से संबंधित मामले जो देखे जाते हैं वो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी देखती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने चर्चा करी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समितियों की डिटेल से हमने चर्चा करी। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था हम इस लेक्चर पर, इस लेसन पर, इस चैनल पर करने वाले हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।